Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। विजय फैक्टर में आपका स्वागत है। कुल मिलाकर दो मुद्दों पर चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद देश की राजनीति किस तरफ जाएगी, कैसे करवट बदलेगी, और दूसरा मुद्दा होगा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने उस विवादास्पद एजेंडा, संघ के एजेंडा पर तेजी से अमल करने की कोशिश करेंगे। तो पहले बात करते हैं कि देश की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन आ गया है। महाराष्ट्र के और झारखंड के विधानसभा चुनाव के नतीजों से ये बड़ा परिवर्तन है मैया योजना और लाड़की बहना योजना की वजह से। दोनों जगह सत्तारूढ़ पार्टी को दोबारा सत्ता में आने में इन दो बड़ी योजनाओं ने बड़ी भूमिका निभाई है। तो आप यकीन मानकर चलिए कि अब से जो भी सत्तारूढ़ पार्टी है उसको 1.5 से लेकर 2 से लेकर 2.5 से लेकर 3,000 के आसपास महिलाओं को सम्मानित करने वाली कोई योजना शुरू करनी ही पड़ेगी। वैसे भी करीब 10 राज्यों में अलग अलग नाम से यह योजना चल रही है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे बंगाल हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे महाराष्ट्र हो, और चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, और राजस्थान हो, और हो उत्तर प्रदेश। इसमें पैसे भी बढ़ते जाएंगे। अब 1,000 रुपए हेमंत सोरेन दे रहे थे, वादा कर चुके हैं कि दिसंबर से 2,500 रुपए देंगे। एकनाथ शिंदे अब मुख्यमंत्री रहेंगे नहीं रहेंगे वो अलग बात है, लेकिन उन्हीं की सरकार ने 1,500 रुपए को बढ़ाने की बात भी कही थी कि सत्ता में आए तो हम दुगने भी कर सकते हैं। तो अगले 2-3 साल में क्या हम ये मानकर चलें कि इस तरह की योजनाओं के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत, डीबीटी के तहत महिलाओं के खाते में 3 से 4,000 रुपए तक पहुंचने शुरू हो जाएंगे? दूसरा, क्या सिर्फ इसी योजना तक सीमित रहेंगी राजनीतिक पार्टियां, या फिर महिलाओं को उद्यमी के रूप में, यानी वो छोटे उद्योग, लघु उद्योग शुरू कर सकें, इसके लिए भी पैसा, सुविधाएं, और दूसरा बिजली पानी की कमी नहीं रहे, मार्केटिंग में उनकी मदद मिले, इस तरह की कोई बड़ी योजना शुरू करेंगे? मुझे लगता है कि अगले साल के बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हो सकता है इस तरह की योजना को लेकर सामने आ जाए, क्योंकि महिला वोटर बड़ा डेडिकेटेड होता है, नैतिकतावादी होता है, कमिटेड होता है, और स्त्री धन से बड़ा धन कोई नहीं है, ये हिंदुस्तान की संस्कृति में कहा जाता है। और बीजेपी से बड़ी पार्टी कौन सी है जो संस्कृति की बात नहीं करती होगी। अब मेन इश्यू पर वक्फ बिल, आपको पता है कि पिछली बार सरकार मानसून सत्र में लाना चाहती थी। चंद्रबाबू नायडू ने ऐतराज किया तो जेपीसी को चुपचाप सौंप दिया गया, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को। यह काम मोदी जी करते नहीं थे। तब कहा गया कि चूंकि अल्पमत की सरकार है, बैसाखियां हैं, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की बात मानना जरूरी है, इसलिए वो सब किया जा रहा है। लेकिन हरियाणा की जीत और उसके बाद महाराष्ट्र की जीत के बाद बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर फिर वही पुरानी चिरपरिचित मुस्कान आ गई है। तो क्या मानकर चला जाए कि इसी शीतकालीन सत्र में जो आज से शुरू हुआ है उसमें वक्फ बिल पास कर दिया जाएगा? जेपीसी के पास है, जेपीसी को इस फ्राइडे तक अपनी रिपोर्ट देनी है। रिपोर्ट वो जेपीसी दे ही देगी, ऐसा मानकर चला जा रहा है, और मंत्रिमंडल की बैठक में उसको स्वीकृत कराकर क्या बिल पास कर दिया जाएगा? क्या नायडू की तरफ से, नीतीश कुमार की तरफ से किसी तरह का कोई प्रतिरोध या सिफारिश आगे सामने आएगी, या आई तो उसको मानने के लिए बाध्य होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या नहीं? ये एक बड़ा सवाल है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात प्रधानमंत्री करते रहे हैं, हालांकि उन्होंने सेकुलर सिविल कोड की बात कही थी। अब मुझे लगता है महाराष्ट्र की जीत के बाद सेकुलर सिविल कोड की जगह यूनिफॉर्म सिविल कोड की ही दोबारा से बात होनी शुरू हो जाएगी। 1 नेशन 1 इलेक्शन माना जा रहा था, एक देश एक चुनाव ठंडे बस्ते में चला जाएगा, व्यवहारिक दिक्कतें हैं, और ये
इस एजेंडा पर बहुत ज्यादा जोर नहीं देंगे, क्योंकि नीतीश और चंद्रबाबू नायडू ने भी इस मुद्दे पर खुलकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। लेकिन इस जीत से उत्साहित होकर उस तरफ, उस दिशा में तेजी से बढ़ा जा सकता है। वो बिल इस शीतकालीन सत्र में तो स्वाभाविक है नहीं आ पाएंगे, लेकिन अगले बजट सत्र में आ सकते हैं। इन दो राज्यों में जीत के बाद, हालांकि आप बार बार कहेंगे झारखंड में बीजेपी हारी है, आप बार बार कहेंगे जम्मू कश्मीर में बीजेपी हारी है, बिल्कुल हारी है, लेकिन हरियाणा में 10 साल बाद अपनी सत्ता को बचा लेना और देश की आर्थिक राजधानी पर दोबारा से कब्जा करना, 3/4 बहुमत के साथ कब्जा करना, इसको लेकर बड़े सवाल उठते हैं। इसके लिए थोड़ा सा क्रेडिट देना पड़ेगा, आप चाहे माने ना माने बीजेपी को। तो उनके अच्छे दिन प्रधानमंत्री के आ गए हैं, जो 4 जून को खराब दिनों में अमावस्या में तब्दील थे, अब राजनीति की पूर्णिमा का सामना कर रहे हैं। जनता के अच्छे दिन महंगाई बेरोजगारी के दौर में कब आएंगे ये पता नहीं, लेकिन राज्य सरकारों ने कंपेंसेट करने का तरीका अपना लिया है कि महिलाओं के खाते में कुछ पैसा जमा करा दो, तो वो महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे से दुखी तो रहेंगी, लेकिन विरोध में वोट नहीं दे पाएंगी। ऐसा मोटे तौर पर एक मानसिकता सी उभरती जा रही है। तो संघ के 100 साल पूरे हो रहे हैं। 1925 में संघ बना था, और जब 100 साल पूरे हो रहे हैं तो ऐसे में संघ को नाराज करना नहीं चाहेंगे मोदी, उनके एजेंडा को और ज्यादा बढ़ाना चाहेंगे। वैसे भी मोदी जी संघ को नाराज करने की भूमिका में नहीं है, क्योंकि संघ नहीं होता तो हरियाणा में बीजेपी सत्ता में नहीं आती, संघ नहीं होता तो महाराष्ट्र में ये स्थिति पैदा नहीं होती कि विपक्षी पार्टियों के गठबंधन से आपको 13-14% ज्यादा वोट मिल जाए। तो संघ से अब बेहतर समन्वय होगा, मोहन भागवत जी से मिलना जुलना भी होगा, और आने वाले दिनों में शायद बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष भी समन्वय से मिल जाए। लेकिन बड़ी चीज है कि क्या मोदी आक्रामक होंगे 2 जीत के बाद, या और विनम्र हो जाएंगे? क्या वो संघ के एजेंडा पर और तेजी से अमल करना शुरू करेंगे? क्या वो 2 जीत के बाद हम मानकर चलें कि अगले साल मोदी जी 75 साल के हो रहे हैं, तो अब आगे भी वो कंटिन्यू करेंगे, या संघ का दबाव खत्म हो जाएगा? सबसे बड़ी राहत की खबर है देश की जनता के लिए कि अगले 1 साल में सिर्फ 2 चुनाव हैं। फरवरी में 1.5 विधानसभा चुनाव है, आधा अर्ध राज्य है दिल्ली, जहां फरवरी में चुनाव है, और अगले साल नवंबर में जाकर चुनाव होगा बिहार का। तो अब चुनावी राजनीति हावी नहीं रहेगी, संसदीय राजनीति हावी रहेगी। शीतकालीन सत्र है, उसके बाद बजट सत्र होगा जो लंबा खिंचता है। क्या राहुल गांधी संसद से लेकर सड़क तक की राजनीति करेंगे? क्योंकि जो चुनावी राजनीति से उनको थोड़े समय के लिए निजात मिल जाएगी, जो उनके लिए एक राहत की खबर हो सकती है। महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, अडानी का मुद्दा, ब्राइबरी का मुद्दा, इनको लेकर आपको संसद में तो कुछ मिलने वाला है नहीं। जो सभापति हैं लोकसभा के और जो राज्यसभा के, जो स्पीकर हैं, माफ कीजिएगा, लोकसभा के, और सभापति हैं राज्यसभा के, उनकी तरफ से तो कोई लचीला रुख अपनाया जाए या अडानी पर बहस के लिए सरकार तैयार हो जाए, ऐसा लगता नहीं है। तो राजनीति तो सड़क पर आकर ही करनी पड़ेगी। क्या राहुल गांधी और उनकी टीम इसके लिए तैयार हैं, या इंडिया की वही हालत हो गई है जो 4 जून को एनडीए की हालत हो गई थी? बड़ा सवाल है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।